ज्योति आ रहा है शाम? यस सर। ठीक है, अब देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रेशियो एनालिसिस। साफ आ रहा है? स्क्रीन एकदम सीधी आ रही है? यस सर, क्लियर है। चलिए देखिए, रेशियो एनालिसिस नाम है चैप्टर का। इसमें क्या होता है, हम लोग एनालिसिस करते हैं रेशियो के बेसिस पे। रेशियो क्या होती है? देखिए रेशियो, सबसे पहले रेशियो क्या होती है? कौन बच्चा बता रहा है? रेशियो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। रेशियोज क्या होती है? बेसिकली देखो, आप रेशियोज जो होती है ना, ये रिलेशन बताती है। ये रिलेशन बताती है, जैसे मान लो बॉयज और गर्ल्स है, तो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है ना कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर दिस एंड दिस। ये क्या करती है? रेशियो का मतलब है रिलेशनशिप, कि उसके मुकाबले दूसरा वाला कितना है, उससे डबल है या ट्रिपल है, या उसके मुकाबले कितना परसेंट है। तो रेशियो जो होती है जनरली आप देखोगे रिलेशन बताती है, दूसरे से कंपेयर करके बताती है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो देखिए क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें देखिए आप दो तरह की रेशियो आती है। एक तो आती है करंट रेशियो, और एक आती है लिक्विड रेशियो। ठीक है, तो आज हम लोग करंट रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। देखिए करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो जो होती है बेसिकली, अगर आप देखो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पहले डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो रेशियो होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कि एक साल के अंदर अंदर, कम समय के अंदर हम ये रिलेशन बताती है कि रिलेशन क्या है। जैसे करंट रेशियो है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये क्या करती है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रिलेशन बताती है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, जैसे मान लीजिए बिजनेस में करंट एसेट है 5 लाख और करंट लायबिलिटी है सिर्फ 2.5 लाख, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन बताएगी कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा है कौन कम है, कितने से ज्यादा है कितने से कम है। ये रिलेशन बताने का काम करती है। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे करंट रेशियो के बारे में कि करंट रेशियो क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो करंट रेशियो देखिए, आप फॉर्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि पूरी दुनिया में जो एनालिसिस किया जाता है कंपनियों का, वो एक सिमिलर होना चाहिए। तो इसी के लिए क्या हुआ है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक्सेप्शनल मानते हैं, यानी कि हम उसको कंसीडर ही नहीं करते सॉल्व करते समय। तो जब आप करंट एसेट्स की बात करते हो तो आपको भी पता है, सभी बच्चों को पता है कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाते हैं, और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो विद इन 1 ईयर जिनका ऑब्लिगेशन होता है या आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन क्या है कि जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करते फॉर्मूले में। अब इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं है, जो एक्सपर्ट्स हैं और जो कंपनी के जो एनालाइज करने वाले लोग हैं वो उसको कंसीडर नहीं करते कई रीजन की वजह से। तो क्या क्या चीजें हैं, जब हम करंट एसेट्स लेंगे तो कौन कौन सी चीजों को हम अलग से, मतलब उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसके अलावा हम दूसरी चीजों को नहीं मानेंगे सॉल्व करते समय। तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है अलग से टेबल बना के, पेज नंबर 4.5 पे। ठीक है, मैं अभी आपको यहीं पे बता देता हूँ कि कौन कौन से करंट एसेट्स हम लोग लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप करंट एसेट्स लेते हो तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखोगे करंट एसेट्स लेते समय। देखिए सबसे पहले तो करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये हम लेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए करंट इन्वेस्टमेंट आपको पता है फिक्स एसेट होता है, लेकिन जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है स्टूडेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट को हम करंट एसेट मानते हैं। तो इसको आपको कंसीडर करना, लेना है। जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो जब जहां पे भी करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा दैट इज अ करंट एसेट, विल बी टेकिंग दिस। दूसरा देखो, कह रहा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हम लोग लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको हम कंसीडर करेंगे। एंड
मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है, ये वो सिक्योरिटीज है जिनको हम डील कर सकते हैं विद इन अ ईयर। आपको मैंने बताया था ना मार्केट सिक्योरिटीज होती है मनी मार्केट के अंदर, तो मनी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज होती है आपको याद होगा 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, 1 साल के लिए ही होती है, तो ये वही मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हमें करंट एसेट्स कंसीडर करना है, ध्यान रखिएगा। तीसरा आता है इन्वेंट्री। देखिए ये सबसे ज्यादा काम खराब करता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है आपको भी पता है, स्टॉक को बोलते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इन्वेंट्री के अंदर जो है हमारी कुछ ऐसे आइटम्स आते हैं जिसको हम लोग रेशियो एनालिसिस करते समय कंसीडर ही नहीं करते। इन्वेंट्री आप लोगे, लेकिन दो चीजें हैं जो नहीं लोगे। क्या क्या चीजें हैं वो, देखिए बुक में आपके लिखा रहेगा। एक तो लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये जो है ना ये हम नहीं लेंगे। देखिए ये जो है ये है तो बेटा इन्वेंट्री। आप कहोगे कि सर ये भी तो इन्वेंट्री है, आपने बोला कि इन्वेंट्री को लेना है। मैं ये कह रहा हूँ इन्वेंट्री के अंदर अगर कभी लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स आ जाए तो इसको आप नहीं लोगे, तो ये हम नहीं लेंगे। अब जैसे मान लो मैंने बोला स्टोर्स मेरा 1 लाख का है और उसके अंदर मेरा लूज टूल 50,000 का है, तो मैं सिर्फ जो इन्वेंट्री है उसमें से लूज टूल्स को माइनस कर दूंगा, क्योंकि लूज टूल्स को इन्वेंट्री नहीं मानते। देखिए जनरली लूज टूल इन्वेंट्री है, सबको पता है, और इन्वेंट्री को हम लोग करंट एसेट मानते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मूला लगाते हैं करंट रेशियो का, तो उसके अंदर लूज टूल्स को हम नहीं काउंट करते, स्टोर एंड स्पेयर्स को हम काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ऐसा मानना है बिजनेस में कि ये जो लूज टूल्स होते हैं इनका कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि 1 साल के अंदर अंदर बिक जाएंगे। अब जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर कोई सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ है, अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट कराना चाहोगे तो जरूरी थोड़ी ना है कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए लूज टूल्स जो है स्टूडेंट्स, लूज टूल्स को बिजनेस कंसीडर नहीं करते। तो जब भी आप इन्वेंट्री लोगे तो देख लेना लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स अगर है तो उसको माइनस कर लेना और फिर ले लेना, और बाकी की इन्वेंट्रीज ले लेना। नेक्स्ट आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल अगर आता है, ट्रेड रिसीवेबल तो आपको भी पता है ट्रेड रिसीवेबल्स जो होता है इसके अंदर आप देखो यहाँ पे बिल रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स, तो आप इसमें आता तो बिल रिसीवेबल भी है एंड सन्ड्री डेटर्स, लेकिन जो सन्ड्री डेटर्स होगा ना इसमें से आप प्रोविजन माइनस करके लेना है, तो ये लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हमेशा याद रखिए ट्रेड रिसीवेबल्स जो होता है इसके अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होके आया हुआ होता है। अगर नहीं है तो आप माइनस करके उसको दिखाओगे। जैसे मान लो सन्ड्री डेटर्स अलग से दे दिया और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो उसे माइनस करके दिखाइएगा। लेकिन अगर ट्रेड रिसीवेबल है तो ऑलरेडी वो माइनस होके ही आया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ट्रेड रिसीवेबल ले सकते हो। लेकिन अगर सन्ड्री डेटर दिया है तो उसमें पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर लेना और उसके बाद ही उसको कंसीडर करना। नेक्स्ट देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए इसमें ये हमारे करंट एसेट्स है, याद रखिए। तो क्या क्या आ गए स्टूडेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट आ गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। इन्वेंटरी के अंदर दो चीजें नहीं लेनी है, एक तो लूज टूल नहीं लोगे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लोगे, ट्रेड रिसीवेबल ले लेना है। लेकिन अगर गलती से सन्ड्री डेटर के साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस नहीं हो रखा है तो जरूर माइनस करो। और इसी तरह से आप देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लो। और एक और आइटम है अदर करंट एसेट्स, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर करंट एसेट्स। और स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या होती है, कई बच्चे देखते हैं अदर करंट एसेट्स जब दिया रहता है तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं सीधा अदर करंट एसेट उठा के सब रख लेते हैं। देखिए अदर करंट एसेट है, लेकिन जब आप फॉर्मूला सॉल्व करोगे ना तो अदर करंट एसेट में गिनती की चीजें लेनी है, कौन कौन सी। उसके अलावा कोई भी अदर करंट एसेट होगा तो हम उसको नहीं लेने वाले। क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें लेना है, तो आप देखो प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीवेबल एक्सेट्रा, ये लेना है। प्रीपेड एक्सपेंस ले लोगे, एक्रूड अगर मान लो एक्रूड इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट रिसीवेबल है, एक्रूड बोलते हैं इसको, एक्रूड इंटरेस्ट, तो इसको आप ले लोगे। इसके अलावा अदर करंट एसेट्स कभी दिया रहेगा ना तो उसको मत लेना। अदर करंट एसेट्स में सिर्फ दो चीजें ध्यान देना, एक तो हमारा प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस, एक हमारा एक्रूड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन तो कर लिया है
लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज होगी, अदर करंट एसेट होगा, उसको भूल जाओ। अगर ब्रैकेट में लिख रहा है प्रीपेड एक्सपेंस है और एक्रूड इंटरेस्ट है, तो ये दो लोगे, इसके अलावा मत लेना। तो बस यही था स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे करंट एसेट्स की बात। अब करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी लेनी है ये भी देख लो एक बार। करंट, हाँ बोलो। ये 5th पॉइंट में आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा बेटा, ये इसका है, ये जो है ना, इसमें लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो रहा है, ये इसका है, ठीक है। यस सर। ये मैंने इसमें माइनस करके दिखाया था, वो नीचे चला गया। तो मैं बताऊं आपको, आप रेशियो एनालिसिस जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, करंट एसेट में बस दो चीज पे ध्यान रखो। एक तो सबसे खतरनाक है इन्वेंट्री। आप जब भी अगली बार से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इन्वेंट्री जब भी आता है, ध्यान रखना इन्वेंट्री में यूज्ड टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स अगर दिख जाता है, उसको सीधा माइनस कर लेना, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर वो ऑलवेज ऐड हुआ रहेगा, आप उसको हटाओ पहले। और लास्ट वाली चीज अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट जैसे ही दिख जाता है, तो सिर्फ दो ही चीज लेना, एक तो प्रीपेड एक्सपेंस, एक एक्रूड इंटरेस्ट। इसके अलावा कोई और चीज आती है ना, उसको नेग्लेक्ट कर दो, बोल दो नहीं आएगा, उसको नहीं कंसीडर करेंगे। हालांकि वो करंट एसेट है, लेकिन हम फॉर्मूले में यूज नहीं करते, पूरी दुनिया इसको फॉलो नहीं करती, बस सीधी सी बात ये। तो ये हमारा हो गया करंट एसेट्स। अब आ जाते हैं करंट लायबिलिटी में। देखो करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें कंसीडर किए जाएंगे। एक तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पहले नंबर पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर आप कम समय के लिए उधार लेते हो, बुक वाला सीधा लिखेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है तो आपको पता है करंट लायबिलिटी, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर हमें इसे पे करना होता है, तो ये करंट लायबिलिटी हो गया। दूसरे नंबर पे है ट्रेड पेएबल्स। आप देखो दूसरे नंबर पे दिया रहेगा ट्रेड पेएबल्स। अब अगली बार ट्रेड पेएबल्स जो दिया है, ट्रेड पेएबल्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पहले तो ये देखो। ट्रेड पेएबल्स के अंदर आप देखोगे बिल्स पेएबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल्स पेएबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये दो चीजें होती हैं। तो आपको जब भी बोलेगा ट्रेड पेएबल, तो आप समझ जाइएगा कि बिल्स पेएबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स इसी के अंदर जुड़े हुए हैं। और अगर अलग से देता है तो अलग से आप ले लो। आप जैसे कई बार क्या करते हैं, बेवकूफ बनाने के लिए बोल देगा ट्रेड पेएबल 1 लाख है, और अलग से बोल देगा क्रेडिटर 50,000 है। इसका मतलब बेटा ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर आ चुका है, तो आपको क्रेडिटर दोबारा नहीं लेना है। यही गलती होती है स्टूडेंट से, जल्दी जल्दी में हम लोग ना। हाँ जी बोलो। अगर आपको ट्रेड पेबल दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों जोड़ के दे रखे हैं। अगर कोई भी इनमें से अलग से दिया है और ट्रेड पेबल भी दिया है, तो आप ट्रेड पेबल लो, बाकी का मत लो, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसके अंदर। नेक्स्ट देखो अदर करंट लायबिलिटी। अब देखो अदर करंट लायबिलिटीज में आपको सीधा किया रहेगा अदर करंट लायबिलिटी। अब अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या लायबिलिटी है, आप देखो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स जानते ही हो आप। लॉन्ग टर्म डेट्स में कई बार क्या होता है, कई लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, लेकिन उसके कुछ हिस्सा इसी साल हमें मिलने वाला है। तो अगर लॉन्ग टर्म डेट्स का कुछ हिस्सा करंट मैच्योरिटी है, इसी साल मिलने वाला है, तो वो हमारा करंट लायबिलिटी बन जाएगा, याद रखना। और दूसरा चीज बता रखा है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल इन एडवांस। तो अदर करंट लायबिलिटीज में ये सब चीजें हम लेंगे, और आपको सीधा सीधा ये इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। जैसे अनक्लेम डिविडेंड है, ये वो डिविडेंड है जो हमने क्लेम तो कर लिया, लेकिन मतलब जो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमने क्लेम नहीं किया, तो ये पैसा हमारा इसी साल का है, तो ये हम इसको ऐड कर देंगे अदर करंट लायबिलिटी में। अगर आपको सीधा अदर करंट लायबिलिटी देता है, तो ये ले लेना है ये सारे आइटम्स। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अब ये याद रखना है शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमें लेना है, ये हमारा करंट लायबिलिटी। अब इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो इनको ध्यान रखिए बस, और आप फॉर्मूला लगा दोगे। अब आ जाते हैं लोग इस पे, देखिए करंट रेशियो जो होती है ना, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपका करंट एसेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब मान लेते हैं कि करंट एसेट जो है हमारा 10 लाख है, और करंट लायबिलिटी जो है हमारा 5 लाख है, तो इन दोनों का जो रिलेशन आया 2:1 का आया। तो इसकी जो रेशियो आती है स्टूडेंट्स, हमेशा जो है फ्रैक्शन, ये जैसे आप देखोगे इस तरह से आएगी 2:1, 2/1 ऐसे। दूसरी बात, इसकी एक आइडियल रेशियो होती है। आइडियल रेशियो क्या होती है,
इसको हम लोग आइडियल रेशियो जो होती है ये एक्चुअल में कितना होना चाहिए। देखो किसी भी कंपनी के अंदर करंट रेशियो अगर कौन सी ऐसी रेशियो होगी जो एकदम परफेक्ट होगी, जो एकदम सही अच्छी मानी जाती है, तो वो होती है 2:1। कई बार आपको वाइवा में पूछा जाएगा कि आइडियल रेशियो बताओ, हर बच्चे से पूछा जाता है कि करंट रेशियो की आइडियल रेशियो क्या है। तो आइडियल रेशियो 2:1। आइडियल का मतलब है अगर किसी बिजनेस के अंदर करंट एसेट करंट लायबिलिटी के मुकाबले डबल है, जैसे कि देख रहे हो आप, तो इसका मतलब वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, परफेक्ट पोजीशन है उसकी। अगर ये रेशियो बढ़ती गई तो इसका मतलब कंपनी और अच्छा कर रही है, लेकिन ज्यादा बढ़ना भी खतरनाक है। देखो कैसे, मान लेते हैं करंट रेशियो है और ये है 8 लाख और ये है सिर्फ 80,000, तो इसका मतलब आपका करंट एसेट 8 लाख है और करंट लायबिलिटी 80,000। कहने का मेरा मतलब ये है बेटा कि आपका करंट एसेट 10 गुना बड़ा है करंट लायबिलिटी से, तो आपका देखो ना यहाँ पे 10:1 आ रहा है। अब ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि आपको सिर्फ 80,000 पे करना था और आपने कितना रखा है, 8 लाख, 10 टाइम्स ज्यादा रखा है। इसका मतलब ये है कि आप अननेसेसरी पैसा रखे हुए हो और ये आप अच्छा बिजनेस के साथ अच्छा जस्टिस नहीं कर रहे हो, यानी कि बिजनेस आपकी अच्छा नहीं कर पाएगी। तो कई बार क्या होता है, रेशियो बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो परफेक्ट जो है वो 2:1 होगा, लेकिन अगर 3:1 भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा दैट इज नॉट गुड। मतलब उसमें माना जाता है कि आपने स्टॉक कुछ ज्यादा ही रोक रखा है और ये किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये है, अब इनको थोड़ा ध्यान देना है। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बस थोड़ा सा ये देखना है कि कौन सा करंट एसेट है और कौन सा करंट लायबिलिटी है, कौन सा हमें लेना है कौन सा हमें नहीं लेना। तो एक दो क्वेश्चन अब अभी हम सॉल्व करेंगे। इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइए। क्लास कुछ भी पूछना है इनमें? चलिए देखिए, आप एक क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। आप देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले। देखो क्या क्या गिवन है, देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो, क्या है आपको गिवन है, इसमें कह रहा है करंट रेशियो कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 1 करंट रेशियो क्या है निकालो। तो सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये है हमारा फॉर्मूला। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल है। अब आपको याद होगा ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारा डेटर होता है और बीआर होता है। अब इसमें ट्रेड रिसीवेबल में ब्रैकेट में कह रहा है सन्ड्री डेटर और ट्रेड रिसीवेबल सब मिला के होते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें करंट एसेट चाहिए, तो करंट एसेट देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखो ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारा करंट एसेट है, तो हम ट्रेड रिसीवेबल ले लेंगे प्लस इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, ये हमारा करंट एसेट है, तो प्रीपेड एक्सपेंस ले लेंगे प्लस अब इसी तरह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये हमारा करंट एसेट है, ये भी ले लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप क्वेश्चन में देख सकते हो, बुक में आपके लिए क्वेश्चन गिवन है। इसी तरह से मार्केटेबल सिक्योरिटी है, ये भी ले लो, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी ले लो। इसके बाद देखो बेटा यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है, ये नहीं लेंगे। इसी तरह से बिल्स पेबल है, ये हमारा करंट लायबिलिटी है, तो हम करंट लायबिलिटी में बिल्स पेबल ले लेंगे। ठीक है, अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लो। इसी तरह से आप देखो डिबेंचर है, डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, नहीं लेंगे क्योंकि ये लोन होता है लंबे समय के लिए, 4 साल 5 साल 8 साल, नहीं लेंगे। इन्वेंट्री, आपको याद है ना इन्वेंट्री लेते हैं, कौन से दो आइटम लेते हैं इन्वेंट्री में, कौन बता रहे हैं? इन्वेंट्री के अंदर कौन से दो आइटम नहीं लेते बेटा? लूज टूल्स एंड स्टोर। लूज टूल्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, तो ये तो दे नहीं रखा है, इसने खाली इन्वेंट्री दी है, तो हम इन्वेंट्री को ले लेते हैं। ठीक है, अगर एक बात बता दो, क्या इसमें ट्रेड रिसीवेबल में जो सन्ड्री डेटर्स लिखा है ब्रैकेट में,
और हाँ। मतलब ये सिर्फ सन्ड्री डेटर्स ही लिखा हुआ है ना, और इसके अंदर तो कुछ इंक्लूड नहीं है ना? नहीं है। तो सर इसमें अगर अलग से प्रोविजन आता है तो फिर माइनस करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। देखो सुनो सर, अगर आपको, हाँ बिल्कुल माइनस करके ही लिखेंगे। ओके सर। अगर आ जाता तो माइनस करके लिखते, वही स्पेसिफिक है कि जब भी डेटर होगा ना, डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको माइनस करके ही लिखना है। अगर गलती से बुक वाले ने माइनस नहीं किया है तो आपको करना पड़ेगा, और अगर उसने कर रखा है तो फिर तो अच्छी बात है। और आप देखो नेक्स्ट वाले में इन्वेंट्री आ गया, एक्सपेंसेस पेएबल, ये हमारा एक्सपेंसेस पेएबल यहाँ आ गया। तो बेटा ये हो गया हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब आप ये देखो करंट एसेट को हम जोड़ लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल हमारा था 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंस का बेटा हमारा 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमारा 50,000, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज का हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बाद ये भी 50,000 है। और इन्वेंट्री देखो कितनी है हमारी बेटा, 80,000। अब आप टोटल करके देख लो कितना आ रहा है कैश, मतलब करंट एसेट। ये देखिए 1,00,000 ये हो गया, 2,80,000, 3,20,000 और 4,00,000, तो ये हो गया बेटा हमारा 4,00,000 ये। अब करंट लायबिलिटी में देखो, बिल्स पेबल देखो कितना है, 20,000। क्रेडिटर्स देखो कितना है हमारा, 1,00,000। और इसी तरह से बेटा हमारा एक्सपेंसेस पेबल कितना है, 80,000। तो ये आ गया आपका 2,00,000, 2,00,000। अब हमारा देखो फॉर्मूला लगा देते, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाइए, करंट एसेट आपका 4,00,000 है, करंट लायबिलिटी आपका 2,00,000 है, तो आपका जो आंसर आएगा 2:1 आ गया, 2:1। तो ये हमारा एकदम, ये बिजनेस बहुत अच्छा करेगी क्योंकि इसकी आइडियल रेशियो मैच कर रही है, और जितना आइडियल रेशियो के नजदीक होगी उतना ही कंपनी की सिचुएशन अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पे करंट एसेट की जो रिलेशन है करंट लायबिलिटी के साथ, वो डबल है, यानी कि हमारे पास करंट एसेट डबल है करंट लायबिलिटी के मुकाबले। किसी बच्चे को डाउट? चलिए अब देखिए स्टूडेंट, ये हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख देता हूँ क्या है। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, कह रहा है करंट एसेट 5,00,000 है, करंट एसेट 5,00,000 है। इसी तरह से बेटा इन्वेंट्री 2,50,000 है, इन्वेंट्री 2,50,000 है। ठीक है, अब इसी तरह से आप देखो वर्किंग कैपिटल है 3,00,000, वर्किंग कैपिटल 3,00,000 है। और कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो, कह रहा है करंट रेशियो पता करो। तो देखो ये बोला है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसने करंट रेशियो पूछा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज लो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब देखिए करंट एसेट्स हमें पता है, हमें निकालना है करंट लायबिलिटी। और ये वर्किंग कैपिटल है, ये बिना मतलब में तो देगा नहीं, सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं तो इसका रोल होगा। अब आपने देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, अगर आप ध्यान दो, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो डे टू डे बेसिस पे हम काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, यहाँ देखिए वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब आप ये देखो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है,
ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमारा कितना है 3 लाख, करंट एसेट्स हमारा कितना है 5 लाख और करंट लायबिलिटी निकाल। तो अब एक चीज सबसे खतरनाक क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो आपको करंट एसेट्स दिया हुआ है और इन्वेंट्री भी दे रखी है, तो आपको क्या लगता है करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री रही होगी कि नहीं रही होगी क्लास? एसेट्स बिल्कुल। तो करंट एसेट के अंदर जितनी चीजें आती होंगी सब रही होंगी, तो इन्वेंट्री उसके अंदर ऑटोमेटिकली जाके जुड़ गई होगी। लेकिन ध्यान रखना इन्वेंट्री के अंदर ये जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं और लूज टूल्स हैं ये दोनों नहीं रहे होंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो आप देखो करंट एसेट जब दिया रहता है और उसके साथ इन्वेंट्री दिया रहता है तो इन्वेंट्री की मतलब क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए पहले से जुड़ चुके हैं, तो आपको दोबारा नहीं लेना है। अब आप ये करंट लायबिलिटी यहाँ भेजो तो ये प्लस हो जाएगा और ये जो है हमारा 5 लाख ऑलरेडी था ये इधर आ जाएगा तो 3 लाख हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2 लाख। तो अब हमने क्या किया था करंट लायबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया, तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब करंट लायबिलिटी हमने निकल गया, अब हम फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमें करंट एसेट पता चल गया, देखो ये 5 लाख और करंट लायबिलिटी पहले हमारे पास नहीं था, हमने ये फॉर्मूला लगा के करंट लायबिलिटी पता कर लिया। तो अब हमारा जो है ये आ गया यहाँ पे, तो 2.5:1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखोगे यहाँ पे इसमें बोला करंट रेशियो पता करो, तो हमने क्या किया करंट रेशियो पता कर लिया। किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। सर ये सेकंड क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड लिखा हुआ है, इसका क्या करेंगे? ये भी करा देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आती? यस सर आ गया ये समझ। ठीक है, इसका एक बार आंसर चेक कर देता हूँ। ठीक है, आंसर देखो ये आ गया हमारा 2.5:1। तो हमेशा याद रखना बेटा जब आप इसका आंसर लिखते हो तो कोशिश करो कि इस फ्रैक्शन को डिवाइड करो। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो 5:2, लेकिन बेटा क्योंकि बोर्ड में बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं तो आपको कोशिश करना है कि जब भी करंट रेशियो सॉल्व करते हो ना तो इसको मतलब सिंपलीफाई करके जितना सिंपल कर सको उतना करो। तो ये 2.5:1 जो है ये एकदम परफेक्ट आंसर रहेगा। तो आप हमेशा उसको डिवाइड करके फ्रैक्शन में ले इसमें पॉइंट में निकाल सकते हो। अगर आपने ऐसे करके छोड़ दिया तो भी ठीक है, लेकिन फिर टीचर को बार बार इसको सॉल्व करना पड़ता है, अच्छा नहीं माना जाता। तो आप अगली बार ध्यान रखना जब भी अगर डिवाइड सीधा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अभी आरती ने पूछा है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहले मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, यहाँ पे देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, जो गिवन है मैं लिख रहा हूँ। देखो गिवन है टोटल एसेट्स क्या है, टोटल एसेट्स ये है का आपका 5 लाख। इसी तरह से फिक्स टेंजिबल एसेट्स है, ये कितना है आपका 2,50,000। और एक और दिया हुआ शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड ये कितना है हमारा 3,20,000। और दिया नॉन करंट लायबिलिटी ये दिया हुआ है हमारा 1,40,000। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये दिया हुआ 1,50,000। और हमसे बोला है करंट रेशियो पता करो।
देखिए अब थोड़ा ध्यान देना, हमें करंट रेशियो क्या पता करो। अब देखो बेटा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पता करना है। अब आपने देखिए यहाँ पे क्या हम करंट एसेट निकाल सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। मान लो कि हमारा एक बैलेंस शीट है, ये देखिए मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ छोटा सा यहाँ पे। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखो आप बहुत सारे फॉर्मूले अगर याद करोगे ना तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। आप कोशिश करो कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा सीख लो। और देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है। अब हमारी बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे तीन चीजों से मिलकर हमारी बैलेंस शीट बनती है। एक तो बनती है आप देखोगे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। एक हमारी बनती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक बनती है हमारी करंट एसेट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब आप ये देखो ये हमारा टोटल एसेट इससे आता है। अब पहले हम करंट एसेट की बात करते हैं। बुक वाले ने ये बोला है टोटल एसेट आपका 5 लाख है, तो आपका टोटल एसेट में पता चल गया 5 लाख है। अब आप ये देखो फिक्स टेंजिबल एसेट, टेंजिबल जो दिखाई देता है, तो हमारा फिक्स टेंजिबल एसेट जो है नॉन करंट एसेट्स में आता है। तो ये बेटा हमारा हो गया 2.5 लाख। और इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पे दिया हुआ कहीं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब हमारा जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, ये फिक्स एसेट्स ही माना जाता है, लेकिन हम इसको अलग से दिखाते हैं। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा आ गया 1.5 लाख, ठीक है, और बाकी का जो बचेगा वो हमारा करंट एसेट्स आ गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हम लोग बैलेंस शीट का आपके समझ में आया। सर इन्वेस्टमेंट तो करंट भी हो सकती है ना, तो इसमें तो हमें पूरी लिखनी है। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करंट होती है ना वो इसमें आती है, करंट एसेट्स में। उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बुक वाले ने साफ साफ लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जब बुक वाले ने आपको लिख दिया कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो एक बात तो क्लियर है कि ये करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको यही डाउट है ना कि सर ये करंट भी हो सकता है, लेकिन इसने साफ कर दिया कि नहीं है, समझ रहे हो। ठीक। तो इसीलिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही है। अब बच गया, इसके अलावा जो बचेगा वो करंट होगा। देखो एक चीज देखो आप, मैं एक सिंपल लॉजिक लगाता हूँ। मुझे पता है टोटल एसेट में से दो ही तरह के एसेट होंगे, या तो फिक्स या फिर करंट। तो ये तो हमारा नॉन करंट है, और इन्वेस्टमेंट जो है ये भी नॉन वाला है। तो बाकी का जो टोटल एसेट में से बचेगा वो हमारा करंट बचेगा, और कुछ रह ही नहीं गया। तो इसीलिए मैंने इस तरह से लगाया। तो अगली बार जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है टोटल एसेट में से जितने नॉन करंट वाले हैं सबको बाहर कर दो, ऑटोमेटिकली आपका करंट निकल के आ जाएगा। तो ये चीज, और आपको हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ही देगा ये। तो आपका करंट एसेट का फॉर्मूला क्या हो गया, आप लिख सकते हो टोटल एसेट इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ये लोग फिक्स टेंजिबल एसेट जिसको हम लिखते हैं। फिक्स टेंजिबल एसेट्स भी लिख सकते हो क्योंकि ये फिक्स में होते हैं, ये हमें दिखाई देते हैं, और इन्वेस्टमेंट को अलग से ट्रीट किया जाए। तो नॉन करंट एसेट्स का आप लिख लो फिक्स टेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। तो इससे आपको फॉर्मूला निकल आएगा, ये 2.5 लाख ये हो गया, 1.5 लाख ये हो गया, प्लस करंट एसेट हो गया, और आपको टोटल एसेट दे रखा है 5 लाख। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो आपका करंट एसेट बिल्कुल निकल जाएगा। कितना आ रहा है, 1 लाख आ गया। नो सर, डाउट है आपकी? आ गया सर समझ। अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। देखो लायबिलिटी वाला भी कांसेप्ट समझ लो। देखिए शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड होते हैं जो ओनर का पैसा है। तो शेयर होल्डर्स फंड जो होते हैं ना इंटरनल माने जाते हैं, अंदर के पैसे। तो लायबिलिटी तीन चीजों से मिलकर बनती है, शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और करंट लायबिलिटी। ये अब आप ये देखो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड बुक में दिया हुआ है ये लाख, तो
आपको जब टोटल एसेट पता है, टोटल लायबिलिटी भी पता चल गई 5 लाख। अब आप ये देखो शेयर होल्डर्स फंड आपको कितना दिया हुआ है 3,20,000, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी कि कोई भी उधार जो लंबे समय के लिए दिया गया हो, और वो दिया है देखो नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी, इसको हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो लिख लो नॉन करंट लायबिलिटी, ये वो लायबिलिटी है जो करंट लायबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको हम लोग ये दे रखा है बुक वाले ने, कितना दे रखा है 1.5 लाख, ये भी इसने दे दिया। अब बच गया करंट लायबिलिटी, ये हम सॉल्व समझ गए। तो इसके दो फॉर्मूले, एक बार फिर से देखो, फर्स्ट बुक में भी हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। अगर मान लो ये निकालना है तो सीधा 5 लाख में से ये दोनों माइनस कर लो, तो हमारा जो है टोटल लायबिलिटी इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये निकल के आता है। तो ये हो गया 3,20,000, 1.5 लाख और प्लस करंट लायबिलिटी। तो आपको ये सॉल्व करके देख लो, टोटल लायबिलिटी आपको पता ही है 5 लाख होता है, तो इसको माइनस कर लो, तो ये कितना हो गया बेटा यहाँ पे 4,70,000। ठीक है, माइनस करके देखो एक बार, और कुछ है इसमें, नॉन करंट लायबिलिटी है, शेयर होल्डर्स फंड है, ठीक है, और कुछ है नहीं, तो बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये भी निकल जाएगा, इसके बाद आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके लिए ना फॉर्मूला आपको एग्जांपल में भी है, आप फॉर्मूला याद करो तो और अच्छा है, लेकिन आप बैलेंस शीट का इस्तेमाल कर सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब आप सर करंट लायबिलिटी 60,000 आएगी आप, क्या करंट लायबिलिटी जो भी आएगा मतलब माइनस करके हम देख लेंगे, ओके सर। ठीक है, माइनस करके देख लेना जो भी आ रहा है, ठीक है। मेन तो हमें फॉर्मूले से डील करना है, फॉर्मूला कैसे निकलेगा वो आपको आना चाहिए। तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जांपल में उसको ट्राई करना, और उसके बाद मैं होमवर्क में दूंगा, उसको करने के बाद ये हो जाएगा। अब देखो इसी तरह के क्वेश्चन बेटा यहाँ पे दिए रहते हैं, आपको बार बार हर एक क्वेश्चन आप देखोगे सिमिलर टाइप है। एक क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या क्या है। कह रहा वर्किंग कैपिटल आपका 9 लाख है, और ट्रेड पेबल आपका 90,000 है, ट्रेड पेबल 90,000, और फिर कह रहा है अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी ये देखो कितनी है, अदर करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी 2,10,000। कह रहा है करंट रेशियो पता करो, अब आप कैसे करोगे, करंट रेशियो कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए मैंने बताया था ना वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लग जाएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे करंट रेशियो का मतलब है हमें दो चीज पता करना पड़ेगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब आप ये देखिए करंट, अब कैसे सॉल्व करें इसको, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो जो हमारे पास गिवन है ना इंफॉर्मेशन, अब आप देखो इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, वर्किंग कैपिटल है 9 लाख, ट्रेड पेबल है 90,000, और अदर करंट लायबिलिटीज है 2,10,000, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लो, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब आप ये देखो वर्किंग कैपिटल कितना है 9 लाख है, करंट एसेट्स कितना है कहीं नहीं दे रखा है, और करंट लायबिलिटी भी हमें नहीं दिया हुआ है, सब गड़बड़ हो रहा है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, क्या यहाँ पे इन दोनों को हम जोड़ के करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखो ट्रेड पेबल सबको पता है करंट लायबिलिटी होता है, और अदर करंट लायबिलिटी यानी कि ट्रेड पेबल के अलावा जो दूसरी लायबिलिटीज होती हैं
ये हमारी अदर करंट लायबिलिटी होती है, और मैंने आपको बताया था अदर करंट लायबिलिटी आती है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटी इक्वल टू 90,000 प्लस 2,10,000, तो हमारी कितनी हो गई 3 लाख। तो हमारी करंट लायबिलिटी पता चल गई 3 लाख हो गई। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, करंट एसेट का हम पता लगा लेते हैं। करंट एसेट कितना हो जाएगा, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो करंट एसेट कितना हो गया 12 लाख। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब हमें देखो करंट लायबिलिटी भी पता चल गई और करंट एसेट भी पता चल गया, तो इस मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हो 7th का जो आंसर है ये आपका निकल आएगा 2:1 और ये 4:1 आ रहा है। ये देखिए करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आया 12 लाख और करंट लायबिलिटी आई हमारी 3 लाख। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 4:1 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। क्लास क्लास नो नो सर। सर। बस बेटा ऐसे ही करना है आपको। इस तरह से क्वेश्चन देख के सब क्वेश्चन आपको तो सिमिलर मिलेंगे। और कौन सा क्वेश्चन लगे कि हर एक क्वेश्चन एक जैसे मिलेगा आपको। और देखिए एक क्वेश्चन है 9th वाला, देखो करंट एसेट्स दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ। 9th क्वेश्चन देखिए, एक बार मैं मिटा के करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, एक एक दो दो क्वेश्चन छोड़ छोड़ के कर लेते हैं। तो आसान है, दूसरा करा दो कोई। कौन सा? करा दो या फिर 11th, ये तो आसान ही है। थोड़ा सा ये वाला करते हैं। देखो 11th वाला देखो, कह रहा है करंट लायबिलिटी ऑफ कंपनी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक्सरसाइज में ना एग्जांपल में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं, पहले उनको प्रैक्टिस करके इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा लेट आएंगे, एक्सरसाइज में जल्दी आ गए। आप देखो 11th वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी पर। करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी कंपनी में, कह रहा है 1,75,000 है। ये देखिए 1,75,000। और इसी तरह से कह रहा है करंट रेशियो 2:1 है। करंट रेशियो 2:1 है। और आगे कह रहा है it paid 30,000 to creditor। कह रहा है it paid rupees 30,000 to creditors। Calculate current ratio after payment। Current ratio आफ्टर पेमेंट। अब देखो, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे करंट लायबिलिटी हमारी 1,75,000 है, करंट रेशियो 2:1 है। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इसने पे कर दिया 30,000 क्रेडिटर्स को। तो जब इसने पे किया होगा क्रेडिटर को, तो हमारे क्रेडिटर को इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा, हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए होंगे, और हमने कैश पे किया होगा तो हमारा कैश भी कम हो गया होगा। तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं लेस हो गए होंगे क्रेडिटर्स, और लेस हो गए होंगे करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि हमने कैश पे किया होगा। तो जब हमने कैश पे किया होगा तो हमारे जो लेनदार हैं वो भी कम हो गए होंगे, और हमारा जो करंट एसेट है, क्योंकि कैश जो है करंट एसेट का हिस्सा होता है, तो जब आपने कैश में पेमेंट किया होगा तो आपका जो है कैश कम हो गया होगा, तो कैश कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखो दोनों पे एक बराबर इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों की मदद से हम पता कर लेते हैं कि हमारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कितने हैं। तो देखिए ये बिफोर का है। करंट लायबिलिटी, अब हमारी करंट रेशियो कितनी है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हमारी करंट रेशियो कितनी दे रखी है 2:1 का मतलब है 2/1। और करंट एसेट कितना है नहीं पता,
करंट लायबिलिटी कितनी है पता है 1,75,000। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो करंट एसेट इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा हमारा, ये 2 से इंटू कर दो, ये आ गया, ध्यान से देखो 3,50,000। तो हमारा करंट एसेट 3,50,000 आ गया, ठीक है। और हमारी जो करंट लायबिलिटी थी 1,75,000 थी। अब बुक वाले ने क्या बोला है, करंट रेशियो निकालो आफ्टर पेमेंट। तो आपको क्या करना है, पेमेंट के बाद करंट एसेट कितना हो जाएगा और करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी ये पता कर लो। तो आफ्टर पेमेंट करंट एसेट विल बी, आपको भी पता है जब इसने पेमेंट किया होगा करंट एसेट कम हो गया होगा, कितना कम हुआ होगा 30,000। तो करंट एसेट अभी कितना आ रहा है 3,50,000 लेस कितना पेमेंट किया 30,000, तो कितना आ गया 3,20,000। और इसी तरह से करंट लायबिलिटी कितनी हो गई होगी बेटा, करंट लायबिलिटी कितनी थी 1,75,000 और अभी हमने कितना पेमेंट किया 30,000। तो 30,000 ये पे कर दो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा करंट लायबिलिटी। तो हमने पता कर लिया कि हमारे करंट एसेट इतनी है और करंट लायबिलिटी इतनी है। अब इसको आप सॉल्व करो और आंसर निकाल दो, ठीक है। सॉल्व करो एक बार, किसी को कोई डाउट क्लास? नो सर। बेटा इसी यही करना है, सबसे पहले सॉल्व करके करंट एसेट करंट लायबिलिटी पता कर लिया, करंट लायबिलिटी तो पहले दे रखा है। इसके बाद आफ्टर पेमेंट हमने जब पेमेंट किया तो माइनस कर लिया, उसके बाद हम जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व करके आंसर देख लेंगे। तो अगली बार से यही करना है, होमवर्क लिख लो, मेरी एक और क्लास है, अब होमवर्क लिख लो, इसमें कोई डाउट होता है तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और अगर एमपीओ का कोई डाउट आता है बेटा तो मेरे को ना वो क्वेश्चन नंबर व्हाट्सएप पे भेज देना और मैं उसको सॉल्व करके उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, क्योंकि इसमें अभी वो क्वेश्चन बहुत लेंथी होने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बीच में स्क्रीन भी अटक रही है। होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आप कर लो क्वेश्चन नंबर 14 तक और एग्जाम्पल में करो क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 से लेके 14 तक ये करना है, नोट कर लीजिए और अपना करके लाइए। स्टूडेंट अब लीव कर सकते हो। लीव करो।